सो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए गाइस, आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 में जो हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, आज हम लोग उसमें लेक्चर नंबर 2 में आज ये पढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले वाला लेक्चर नंबर 1 में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग थीटा, फाई और आर निकाल चुके थे। ठीक है, वैसे ही हम लोग आज पढ़ेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसमें भी हम लोग थीटा, फाई और आर को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, अच्छा, थीटा, फाई और आर ये तीनों को इवेलुएट करने के बाद और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को पूरे तरीके से समझने के बाद, अच्छा, अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़े हैं तो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप स्फेरिकल को पूरा इस वीडियो में पूरा आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छे से समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर जैसे हम लोग को थीटा, फाई और आर निकालना है, उसको निकालने के बाद, इसको पूरे समझने के बाद फिर हम लोग को H1, H2, H3 भी निकालना होगा। अब H1, H2, H3 का भी हम यहां पर डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लिख देते हैं। अच्छा, H1, H2, H3 जो हम लोग निकालेंगे, उसके बाद आपका एग्जाम में यूनिट वेक्टर E1 कैप, E2 कैप, E3 कैप भी निकालने बोलता है, लेकिन वो जो यूनिट वेक्टर वाला कंसेप्ट है उसके लिए लेक्चर नंबर 3 आएगा, तो वो यूनिट वेक्टर हम लोग लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। लेकिन इस वीडियो में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के बाद हम लोग को मेन एम क्या है, हम लोग का मेन एम रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के बाद कि हम लोग H1 का वैल्यू निकालें और H2 का वैल्यू निकालें और H3 का वैल्यू निकालें। ठीक है, चलिए, तो इसको तो हम लोग लास्ट में करेंगे। H1, H2, H3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ जाते हैं, उसके बाद ये आपको निकालने आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अगर आप लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे तो ये यूट्यूब में ये चैनल में अवेलेबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं उसको। चलिए ठीक है, तो हम लोग इसको शुरू करते हैं ना। तो सबसे पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग को सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोलते हैं। उसके बाद हम लोग ये थीटा, फाई और आर को डायग्राम के थोड़े इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बोला जाता है। देखिए, यहां पर ये आपका 3 एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि यहां से एक डिस्टेंस लेते हैं a, और यहां से एक प्रोजेक्शन हम लोग लेते हैं पोजीशन वेक्टर r। ठीक है, आप इस a को कुछ भी ले सकते हैं, इस a को आप कुछ भी ले सकते हैं, बुक के हिसाब से हम यहां पर इसको a लिए हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद इस प्लेन को यहां ज्वाइन कीजिए। यहां पर एक पॉइंट बन रहा है P, यहां पर एक रैंडमली हम लोग एक पॉइंट ले रहे हैं P। इस पॉइंट P में क्या है, x एक्सिस, y एक्सिस, जेड एक्सिस पूरा डिफाइंड है। पूरा वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा, आप इसको ध्यान से चेक करिए। तो इसको स्फेरिकल मतलब क्या है, स्फेरिकल मतलब स्फेयर। तो इस पॉइंट से यहां पर एक स्फेयर बन जाएगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि यहां पर इस पॉइंट P से अगर हम लोग बनाए तो एक स्फेयर बन जाएगा जो कि 3 डायमेंशनल डायग्राम होगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग इसका मेन मुद्दे पे आते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को अब अच्छे से समझते हैं कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका डायग्राम एक बार फिर से बनाया जाए। आप यहां पर ये कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहां पर एक प्रोजेक्शन ले रहे हैं r, और यहां पर एक प्रोजेक्शन ले रहे हैं a। इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। दिस इज a। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब आप ठीक से देखिए कि ये वाला जो मेरा पार्ट आ रहा है ये किसके बराबर है। अगर हम लोग इसको ऐसे यहां से ज्वाइन करें तो देखिए, ये एक पूरा कंप्लीट एक प्लेन बन रहा है, और आपका जो ये डिस्टेंस है, आपका जो ये डिस्टेंस है ये इसके बराबर है। मतलब क्या, इसका मतलब इसका क्या है, जो अभी हम समझा रहे हैं इसका क्या मतलब है, क्या बोल रहे हैं। देखिए, ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P पे x, y, z 3 एक्सिस है। अच्छा, अब आप ध्यान से चेक करिए, तो ये जो आपका पार्ट है, दिस इज z एक्सिस। तो अगर ये z एक्सिस है तो यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन z एक्सिस। ठीक है, अच्छा, अब ये कौन सा एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस। सो व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस। यहां से यहां तक आपका डिस्प्लेसमेंट किसका हो जाएगा, y एक्सिस का। ठीक है,
उसके बाद ये है एक्स एक्सिस। तो अगर हम इस प्लेन को ऐसे ज्वाइन कर दें, है ना, और इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं ए, इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे हैं ए, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस डिस्टेंस इज ए, दिस इज वाई, दिस इज जेड, और ये डिस्टेंस कितना होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है तो ये डिस्टेंस होगा एक्स, दिस डिस्टेंस विल बी एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद ये अगर z है, अगर दिस इज z, तो इसके जस्ट पैरेलल ये वाला भी क्या होगा, z, ठीक है। सो दिस वुड ऑल्सो बी z, दिस इज ऑल्सो z, पैरेलल एक्सिस, दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस एक्सिस। सो दिस एक्सिस इज पैरेलल टू दिस एक्सिस। आप इसको 3 डायमेंशनल में इमेजिन करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो आपका लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो ये अगर z है तो ये भी क्या होगा, z, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये डिस्टेंस कितना होगा, देखिए अगर ये y है, दिस इज y, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, y। सो दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू दिस डिस्टेंस। So this is also what, y, this distance is also y, this distance, this complete distance is y। तो ये हो गया आपका डायग्राम। अब इस डायग्राम में इसको हम हटाते हैं, ये वाला लाइन को हटाते हैं, ये लाइन y, ये यहाँ y है, आप समझ गए इस बात को कि ये y है, ये z है, ये भी z है, ठीक है, समझ गए आप। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है एंगल का। ये आपका r है, ये जो अभी हम लाइन बना रहे हैं, इस लाइन को जो अभी बना रहे हैं, दिस इज r, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये r है, दिस इज r, दिस इज r, ठीक है। अब सुनिए, अब यहां पर जो आपका एंगल बनेगा, यहां पर जो एंगल हम लोग ऐसे मेजर करेंगे, दिस एंगल, ये एंगल, इसको हम लोग बोलेंगे फाई, एंड दिस एंगल विल बी थीटा, ठीक। सो दिस एंगल इज फाई एंड दिस एंगल इज थीटा। अब सुनिए, अब ये जो एंगल फाई है, इस फाई एंगल का एक नाम है, इस फाई एंगल को हम लोग बोलते हैं एजीमुथल एंगल। क्या बोलते हैं, एजीमुथल एंगल। एजीमुथल एंगल किसको बोलते हैं, फाई को। फाई को हम लोग इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं और थीटा को इस डायरेक्शन में। फाई और थीटा का जो मेजरमेंट का डायरेक्शन होता है वो ऑलवेज अपोजिट होता है, ठीक है, ठीक है भाई। उसके बाद थीटा का भी एक नाम है, थीटा को हम लोग बोलते हैं पोलर एंगल। पोलर एंगल, थीटा को हम लोग बोलते हैं पोलर एंगल, ठीक है। अब हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग को निकालना है थीटा, फाई और आर। तो देखिए आपको तीनों दिख रहा होगा, ये थीटा है, ये फाई है और ये आर है, तो ये हम लोग तीनों निकालेंगे। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये ए है तो ये कितना होगा, ये भी ए होगा। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए। दिस विल बी ऑल्सो ए, ठीक है। अरे ये प्लेन है, देखिए इस प्लेन के लिए ये ए पैरेलल हो गया। जैसे इसके लिए अगर ये z है तो ये z है, अगर ये y है तो ये y है, वैसे ही अगर ये वाला a है, ये वाला अगर a है तो ये भी कितना होगा, a, ठीक है। तो आपको इतना थोड़ा बहुत समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग अब हम लोग को निकालना है थीटा, फाई और आर। तो हम लोग अगर थीटा सोचे तो थीटा के लिए हम लोग निकालते हैं यहाँ पर कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालते हैं थीटा निकालने के लिए। तो व्हाट इज कॉस थीटा? कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? तो कॉस थीटा का मतलब होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो थीटा तो यहां है, अच्छा यहां पर एंगल बन रहा होगा 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। उसके बाद आपका ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री। ये एंगल को हम लोग 90 डिग्री क्यों ले रहे हैं? यहां पर इस एंगल को और इस एंगल को 90 डिग्री क्यों लिया गया है? क्योंकि हम इस आर्क को बनाना चाहते हैं हाइपोटेनियस। तो इसीलिए देखिए इस 90 के सामने ये हाइपोटेनियस और इस 90 के सामने भी आर हाइपोटेनियस, ठीक है। चलिए अब हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं। तो कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेनियस। तो ये देखिए ये एंगल थीटा है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा,
दिस विल बी द परपेंडिकुलर, थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या है, हाइपोटेनियस, दिस आर विल बी द हाइपोटेनियस। तो हमको अभी cos थीटा में बेस चाहिए, तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये a, दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये z क्या हो जाएगा, बेस। तो b की जगह हम लोग लिखेंगे z। नहीं समझ में आया, देखिए ये थीटा के जो जस्ट सामने वाला ये वाला लाइन है दैट इज a, तो a को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला होता है हाइपोटेनियस और थीटा के सामने जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। मतलब क्या है इसका, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ट्राइंगल है, एक बार समझ लीजिए इसको, ये मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो 90 डिग्री के ये जस्ट सामने वाला हो जाएगा हाइपोटेनियस, थीटा के जस्ट सामने वाला ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये जो बचा वो हो जाएगा बेस। ये कंसेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, और जो बचा कुचा दैट इज बेस। अगर ये थीटा यहां के बजाय इधर शिफ्ट हो जाए, तो अगर ये थीटा यहां बनेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक है, क्योंकि जहां जहां थीटा जाएगा उसके सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। जरूरी नहीं है ये थीटा की जगह फाई भी हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनियस। क्लियर, ठीक है, यही हम बात आपको तभी से समझा रहे थे। अच्छा देखिए, यहां अब हमको निकालना है cos थीटा, तो cos थीटा में यहां पर पहले बेस का वैल्यू चाहिए, तो ये थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है, हमको चाहिए बेस, तो बेस ये z हो गया, तो z लिख दिया यहाँ पर बेस की जगह पर। हाइपोटेनियस क्या होगा, 90 डिग्री के ये जस्ट सामने क्या है r हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस की जगह लिखेंगे r, ठीक है, तो cos थीटा कितना आ गया z/r, सो cos थीटा इज z/r, तो मेरा cos थीटा भी कितना आया, cos थीटा इज z/r। कहां से आया अभी हम आपको समझा दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग r निकालते हैं, तो r क्या होता है, r का मतलब होता है पोजीशन वेक्टर, तो r को हम लोग थोड़ा सा इवेलुएट करते हैं, तो r कैसे इवेलुएट होगा, तो r निकालने के लिए हम लोग इस ट्राइंगल में इस r को देखिए r भी निकालना है, तो इस r को निकालने के लिए इस ट्राइंगल में हम लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इस ट्राइंगल में हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम टू इवेलुएट r। इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, तो हाइपोटेनियस r है, तो r का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ गया मेरा r। यहां इस ट्राइंगल में लगाया गया है ये पाइथागोरस थ्योरम, उसी से हम लोग ये r स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस z स्क्वायर निकाले। अब एक बात बताइए कि z का वैल्यू कितना होगा, देखिए आप आइए इस ट्राइंगल में आइए, अब इस ट्राइंगल में वापस आइए, हमको a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, क्योंकि जो मेरा r है, ये जो r हमको निकालना है वो x y z के टर्म्स में होना चाहिए, r जो निकालना है वो x y z के टर्म्स में होना चाहिए। तो पहले तो ये cos थीटा निकल गया ना, इसका भी हम लोग बाद में यूज करेंगे, ये थीटा निकालना है हम लोग को बाद में, अभी यहाँ से थीटा निकलेगा, यहाँ से थीटा क्या निकलेगा, यहाँ से थीटा निकलेगा cos इनवर्स z/r, तो ये मेरा थीटा निकल जाएगा। अरे कुछ नहीं भाई, cos को थीटा को यहीं दिया, cos को इस तरफ भेज दिया, तो cos किस में चल गया, इनवर्स में चल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग r निकाल चुके हैं, अब a निकालना है, तो a कहाँ है, तो a यहाँ है, तो इस ट्राइंगल में आइए, तो इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो और यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर है आपका 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस x यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस, दिस विल बी द बेस, तो ये आ गया आपका a स्क्वायर का वैल्यू। इस a स्क्वायर को यहाँ पर पुट कीजिए, ये जो a स्क्वायर निकला इसको यहाँ पुट कीजिए, तो r स्क्वायर कितना आ जाएगा, अगर a स्क्वायर को हम लोग पुट कर दे तो r स्क्वायर हम लोग का जस्ट a स्क्वायर कितना निकला है, a स्क्वायर जस्ट निकला y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो a स्क्वायर को पुट कीजिए y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और ये z को तो सेकेंड दिए तो प्लस z स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ r, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। तो r को थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए, हमको r स्क्वायर नहीं, हमको r निकालना था, तो r क्या आ जाएगा, हमको निकालना था r, तो r कितना आ गया रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ r। अब इस r का वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, तब थीटा कितना आ जाएगा, देखिए तब थीटा कितना आ जाएगा, अगर हम लोग r का वैल्यू को पुट कर दे तो थीटा कितना आ जाएगा, r तो निकल गया, r निकालना था, r निकल गया, अब इस r को यहां पुट कीजिए तो थीटा कितना आ जाएगा, सो थीटा फाइनली विल बी cos इनवर्स z बाई रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर,
दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा कहां से निकला, तो थीटा में यहां पर आर पुट कर दिए हम लोग, तो ये मेरा बन गया थीटा। क्लियर, ठीक है। तो ये मेरा फाइनली क्या बन गया, निकल गया थीटा। दिस इज माई थीटा, ठीक है। तो अब बाकी जितना है उसको मिटा दिया जाए, जो काम का नहीं है। जैसे कॉस थीटा के हेल्प से हम लोग थीटा निकालते, इसको हटा दीजिए, इसका काम हो गया। बाकी ये सारा भी हो गया। तो अब बचा क्या, हम लोग थीटा निकाल लिए, ये हमारा रहा थीटा, दिस इज आवर थीटा। हम लोग आर निकाल लिए, ये रहा आर। हम लोग को निकालना है फाई, तो फाई के लिए हम लोग जाएंगे टैन थीटा में, तो टैन के हेल्प से हम लोग निकालेंगे फाई। अब बताइए आप टैन फाई क्या होगा। टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज टैन थीटा। टैन थीटा इज, ये देखिए एजीमुथल एंगल फाई को बोलते हैं और थीटा को बोलते हैं पोलर एंगल, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग टैन फाई निकाल रहे हैं, टैन फाई से क्या निकालेंगे, फाई। तो टैन थीटा क्या होता है आपका, तो टैन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। तो फाई ये वाला एंगल है, दिस इज फाई, तो इस फाई से परपेंडिकुलर, तो थीटा के जस्ट सामने वाला ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो पी की जगह लिखिए वाई। बेस क्या है, दिस इज बेस, तो बेस की जगह लिखिए एक्स। तो आपका यहां से फाई कितना आ जाएगा, सो आपका फाई आ जाएगा फाइनली टैन इनवर्स। देखिए, अरे भाई देखिए भाई देखिए, फिर से देखिए एक बार, फिर आप समझ गए, वो हमको पता है। यहाँ से हमको टैन थीटा निकालना था, तो इसका परपेंडिकुलर में बेस का काम हो गया, उसको हटा देते हैं। टैन थीटा कितना है मेरा, वाई बाई एक्स। टैन थीटा इज वाई बाई एक्स। तो अगर आप यहाँ से फाई निकालिएगा तो फाई कितना आ जाएगा, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो दिस इज फाई। तो देखिए आपका तीनों निकल गया, थीटा भी निकल गया, आर भी निकल गया और फाई भी निकल गया। तो यहां पर जो आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका जो मेजर पार्ट था, जिस मेजर पार्ट नहीं मतलब कि कंसेप्चुअल पार्ट, जैसे आपको जिसमें आपको समझना था कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता क्या है, तो वो यहां पर समझा दिया गया है कि इसमें फाई कितना होता है, आर कितना होता है और थीटा कितना होता है, वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो हम लोग एक बार थीटा, फाई और आर का वैल्यू लिख लेते हैं। उसके बाद हमको क्या निकालना है, H1 H2 H3, ठीक है। उसके बाद हमको क्या निकालना है, H1 H2 H3। चलिए, तो हम लोग H1 H2 H3 को भी इवेलुएट करते हैं। तो इसको अब हटा दिया जाए, क्योंकि यहां पर मेरा काम हो गया, लेकिन इसका जरूरत पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का आर और थीटा और फाई है उसको लिख लिया जाए, उसके बाद बाकी का काम जितना था वो हो गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर फाइनली तीनों का वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा लिखा हुआ, आर लिखा हुआ है, और यहाँ पर हम लोग फाई का वैल्यू कितना लिख लेते हैं, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, टैन इनवर्स वाई बाई एक्स, दिस इज थीटा, दिस इज फाई, ठीक है। अब बेसिकली हम लोग को H1 H2 H3 निकालने के लिए थोड़ा सा और समझना पड़ेगा, मतलब इसी के हेल्प से निकालेंगे। तो हम लोग ऐसा करते हैं पहले, अच्छा हम लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ पोजीशन वेक्टर को भी निकाल लेते हैं, है ना। उसके बाद H1 H2 H3 में बेसिकली डिफरेंस, वो भी आसान है, H1 H2 H3 भी निकालना बहुत आसान है, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको हल्का सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन। खैर वो भी आसान है, वो भी कोई बहुत हार्ड नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, एक बार पहले हम लोग को आर वेक्टर चाहिए। हम लोग अगर H1 H2 H3 निकालना है, तो देखिए H1 H2 H3 कैसे निकलेगा। H1 अगर हमको निकालना है, आपको थोड़ा सा समझा देते हैं H1 H2 H3 निकलेगा कैसे। अगर आपको H1 निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको डेल आर बाई डेल यू करना पड़ता है। ये फॉर्मूला होता है H1 का, और इसका लगाना पड़ता है मॉड। फिर अगर आपको H2 निकालना है, तो H2 निकालने के लिए डेल आर बाई डेल V करना पड़ता है, उसका निकालना पड़ता है मॉड। फिर अगर आपको H3 निकालना है तो उसके लिए आपको डेल आर बाई डेल ओमेगा करना पड़ता है, उसका निकालना पड़ता है मॉड। तो एक बार बस हम आपको अभी आइडिया दे देते हैं, उसके बाद H1 H2 H3 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही इवैल्यूएट कर लेंगे। एक बार हम आपको बता देते हैं कि H1 H2 H3 बेसिकली निकालना कैसे है, और उसमें ये थीटा, फाई और आर का रोल क्या है, ठीक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं अभी। चलिए, तो यहीं पर थोड़ा सा समझा जाए। देखिए, जैसे आपका जो वैल्यू लिखा हुआ है इसको भी हटा दिया जाए, अच्छे से आपको समझाते हैं एक बार कि H1 H2 H3 बेसिकली क्यों निकालना, क्यों है वो समझाते हैं पहले आपको कि निकालना ही क्यों है H1 H2 H3। तो यहाँ पर देखिए H1 H2 H3 सबका वैल्यू लिखा हुआ है, ये H1 का, ये H2 का, ये H3 का। तो अगर हम लोग H1 का बात करें तो H1 का फॉर्मूला क्या है, अगर हम लोग H1 का बात करें तो H1 का फॉर्मूला क्या है, डेल आर बाई डेल यू, ठीक है। अगर हम लोग H2 का बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है,
डेल, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड नहीं सोचना क्योंकि H1 एक स्केलर क्वांटिटी है, डेल आर बाई डेल वी का मैग्नीट्यूड। अगर हम लोग H3 का बात करें दैट इज डेल आर बाई डेल ओमेगा का मैग्नीट्यूड। अब ये जो H1 है ये आपका बराबर है डेल आर बाई डेल थीटा का मैग्नीट्यूड के। उसके बाद जो आपका H2 है वो बराबर है डेल आर बाई डेल, सॉरी यहाँ पर डेल आर होगा, डेल थीटा के मैग्नीट्यूड के। और आपका जो H3 है वो बराबर है डेल आर बाई डेल फाई के मैग्नीट्यूड के। तो इससे आपको क्या समझ में आया, ये डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आपको H1 H2 H3 हम निकालने सिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको यही समझ में आया कि आपको सबसे पहले यहाँ पर R का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर R का, सॉरी यहाँ पर आपको पहले R का आपको मतलब एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा X का। ये होता है आपका पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर में से हम लोग क्या करेंगे कि पहले X निकालेंगे, उसके बाद हम लोग Y निकालेंगे, उसके बाद हम लोग Z निकालेंगे। तो अब ध्यान से सुनिए, ये H1 H2 H3 का फॉर्मूला जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग यहाँ पर X Y Z निकालेंगे। और जब हम लोग अगर X Y Z इसको अगर निकाल लिए, अगर हम लोग यहाँ पर X Y Z निकाल लिए तो मतलब समझ लीजिए आपका H1 H2 H3 तीनों निकल गया। लेकिन ये X Y Z ऐसे ही रैंडमली नहीं निकालना है, X Y Z आपको निकालना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हेल्प से। मतलब ये वाला कंसेप्ट, ये जो तीन फॉर्मूला थीटा आर और फाई निकाले हम लोग, इसका कंसेप्ट जरूर लगेगा। तो आपको जो डायग्राम समझाया गया था वो डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पर कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए। तो आपको डायग्राम आना चाहिए उसका, ठीक है। तो एक बार उसका डायग्राम जो है वो तो आपको क्लियर था। तो नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें हम लोग डायग्राम भी बना करके उसको और एक बार और मतलब H1 H2 H3 से क्या मतलब है उसको निकालते हैं। तो एक बार हम लोग डायग्राम को फिर से एक बार बना लेते हैं हल्का सा, तब जाकर के कंसेप्ट। तो H1 H2 H3 का फॉर्मूला लिख लीजिए और H1 H2 H3 का फॉर्मूला लिख लीजिए। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास वो जो पोजीशन वेक्टर R था उसमें x i कैप, y j कैप और जो z के कैप था उसमें x y z निकाल लेंगे तो आपका H1 H2 H3 निकल जाएगा, ठीक है। तो एक बार उस डायग्राम को समझ लीजिए आप कि उस डायग्राम में क्या क्या कंसेप्ट था। अगर आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार डायग्राम को समझ लीजिए। यही डायग्राम था आपका। इसमें हम लोग इस एक्सिस को x ले रहे थे, इसको ले रहे थे हम लोग x, तो इसको हम लोग ले रहे थे y और इसको ले रहे थे z, ठीक है। उसके बाद यहां से एक डिस्टेंस ले रहे थे हम लोग r, उसके बाद इस डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे थे a और फिर इस प्लेन को ज्वाइन कर दे रहे थे। उसके बाद इसके जस्ट फिर यहां भी एक प्लेन ज्वाइन कर दे रहे थे। उसके बाद इस a का वैल्यू को हम a बोल रहे थे। अगर अभी भी नहीं समझ में, देखिए यहां से इस a को हम लोग बोल रहे थे a और ये डिस्टेंस को हम लोग बोल रहे थे z। तो अगर ये डिस्टेंस z है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा z। फिर इस डिस्टेंस को हम लोग कितना बोलेंगे, देखिए ठीक से चेक करिए, इस डिस्टेंस को कितना बोलेंगे हम लोग। देखिए अगर ये डिस्टेंस y है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा y। दिस y इज पैरेलल टू दिस y, तो ये डिस्टेंस y तो ये भी y। अब हम लोग इसमें अगर इसको, ये तो z का हो गया, ठीक है। इस डिस्टेंस को कितना बोलिएगा, जैसे ये z एक्सिस था तो z एक्सिस का डिस्टेंस को z बोल रहे थे, वैसे ही ये x एक्सिस है तो x का डिस्टेंस को क्या बोलिएगा x, बस। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि इस तरफ से जो एंगल हम लोग मेजर कर रहे थे उसको बोल रहे थे हम लोग फाई, दैट इज एजीमुथल एंगल। और यहां पर जो हम लोग एंगल मेजर कर रहे थे दैट इज थीटा, इसको हम लोग बोल रहे थे पोलर एंगल। उसके बाद यहीं से हम लोग क्या निकाल रहे थे, r निकाल रहे थे और फाई निकाल रहे थे और थीटा निकाल रहे थे। तीनों का वैल्यू लिखवाया हुआ एक बार, है ना। और यही था पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का असली कंसेप्ट। तो हम लोग को नेक्स्ट क्लास क्या निकालना है, नेक्स्ट क्लास हम लोग को H1 H2 H3 निकालना है। H1 H2 H3 कैसे निकालना है
तो H1 H2 H3 का वैल्यू हम लोग को इसी डायग्राम के हेल्प से निकालना है। इसीलिए हम इसको डायग्राम को फिर से आपको समझाएं एक बार, क्योंकि इसी डायग्राम के हेल्प से मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का अरेंजमेंट के हेल्प से हम लोग H1 H2 H3 को इवेलुएट करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर E1 कैप E2 कैप E3 कैप का एक अलग वीडियो आएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, थैंक यू।